गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स 2 की लेक्चर 12 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर स्पेशल फॉर्म ऑफ आर एक्स। मतलब क्या है, आज हम शॉर्टेस्ट मेथड पढ़ेंगे फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम शॉर्टेस्ट मेथड पढ़ेंगे और सम स्पेशल फंक्शन ऑफ आर ऑफ एक्स। कुछ आर ऑफ एक्स जो है वो मेरा कुछ स्पेशल फंक्शन होगा, लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, साइन कोस फंक्शन होगा। तो उस तरह के केस के आर एस के लिए हमें कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल के सोल्यूशन मिलेगा वो चलो आज हम पढ़ते हैं। और हमें क्या पता है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट क्या होता है कि स्मॉल एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स विच इज़ नॉन एज इक्वेशन 1, राइट। ये होता है नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट, राइट। सपोज कर लो केस 1 में, सपोज कर लो मेरा आर ऑफ एक्स क्या है, ई रेस टू ए एक्स। ए मतलब मेरा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए की जगह पे 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर है मेरा हो सकता है, राइट। When r of x is equal to e raised to ax in integration 1, इस नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में r of x की जगह पे अगर ये क्वेश्चन में गिवन है कि e raised to ax, a की वैल्यू रियल वैल्यू हो सकता है, राइट। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ y इज इक्वल टू y ऑफ p इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू e raised to ax, राइट, is equal to, in place of d you have to write a. If f of a is not equal to 0 then you can write, otherwise you can write 1 upon f of a, right। तो अगर मेरा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में मेरा एफ ऑफ ए हो रहा है, अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, राइट। तो हमने आज अगर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स होगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला सीखा अभी हमने कि वाई ऑफ पी मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ डी यू हैव टू राइट ओनली ए। इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 then you can write, if f of a is equal to 0 then this formula is not work here, right। ये था केस 1। कोरोलरी उसका क्या है, सपोज कर लो मेरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो रहा है, लाइक ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो टर्म था एफ ऑफ ए, मैं एफ ऑफ डी में ए की वैल्यू पुट करने के बाद मेरा जो एफ ऑफ डी मिल रहा है वो 0 अगर हो रहा है तो उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलो हम देखते हैं। सपोज दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सपोज कर लो मेरा एफ ऑफ ए क्या है 0 है। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई ऑफ पी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू ए एक्स विच इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू क्यू डी इंटू ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू ए एक्स अपॉन फाइव ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरा d की जगह पे a पुट करने के बाद मेरा f ऑफ d अगर 0 हो रहा है तो हमें क्या कर देना है, उस d के साथ मैं a को माइनस करके लिख दूंगी। जो भी मेरा क्वेश्चन होगा, जो भी मेरा एक इक्वेशन होगा जहाँ पे d होगा तो d माइनस a की फॉर्मेट में लिख दूंगी और फाइव ऑफ डी अनदर फंक्शन फाइव ऑफ डी के फॉर्मेट में रहेगा। और इस तरह की अगर फॉर्मेट रहेगी तो इस तरह की फॉर्मेट के लिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन फाइव ऑफ ए। ऊपर x मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे रह जाएगा ओनली फाइव ऑफ ए। ये था अगर एफ ऑफ ए मेरा 0 हो रहा है ई रेस टू एक्स की केस में, ओके। ये हमने दो फॉर्मूला पढ़ा। अभी अगर मेरा आर ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ई रेस टू एक्स क्वेश्चन में गिवन है तो मैं क्या फॉर्मूला पुट करूँगी कि वाई ऑफ पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू ए एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई रेस टू ए एक्स, ओके। इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल, otherwise the other formula of y for particular integral is 1 upon f of d into e raised to ax which is equal to 1 upon d minus a into phi of d into e raised to ax which is equal to x into a raised to e raised to ax upon phi of a। ये है हमारा फॉर्मूला। तो क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में है, पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्टली ये सोल्यूशन हमें लिख देना है, राइट। चलो अभी केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ फैक्टर डी माइनस है। सपोज कर लो मेरा एफ ऑफ ए 0 हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो डी माइनस है मैंने लिखा है ना, इसकी वजह से अगर 0 हो रहा है, राइट, विच इज़ रिपीटेड आर टाइम्स। और अगर डी माइनस से मेरा आर टाइम्स रिपीटेड हो रहा है, मतलब क्या है, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मेरा एफ ऑफ ए 0 हो रहा है, राइट। ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है कि मेरा एफ ऑफ ए 0 हो रहा है बिकॉज ऑफ फैक्टर डी माइनस है विच इज़ रिपीटेड आर टाइम्स। किसके वजह से हो रहा है कि मेरा जो फैक्टर डी माइनस है वो आर टाइम रिपीटेड हो रहा है और एफ ऑफ ए मेरा 0 हो रहा है। दैट इज
इसका मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे कि एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी माइनस ए होल रेज टू आर फाई ऑफ डी। क्या हो जाएगा वहाँ पे मेरा एफ ऑफ डी माइनस ए होल रेज टू आर फाई ऑफ डी। क्यों हुआ है डी माइनस ए होल रेज टू आर? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वहाँ पे सिर्फ सिंगल इंटीग्रल था एफ ऑफ ए, जो कि एक ही बार जीरो हो रहा था। सपोज कर लो मेरा ये वाला सोल्यूशन फाइंड करने के बाद जो भी न्यू इंटीग्रल बन रहा है डी माइनस ए, और फिर से जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से जीरो हो जाएगा, राइट। मैं जितनी बार इस तरह करूँ, जितनी भी बार इसको सॉल्व करती जा रही हूँ, उतनी बार ही बार बार जीरो होता जा रहा है। पहले बार जब मेरा एफ ऑफ ए जीरो हो रहा था तो मैंने इसको डी माइनस ए टर्म में कन्वर्ट करवाया था, राइट। तो सपोज कर लो डी माइनस ए के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी मेरा एफ ऑफ ए फिर से जीरो हो रहा है। कितने टाइम्स जीरो, और कितने बार मैं इस तरह कर रही हूँ? 8 टाइम्स इस तरह मैं कर रही हूँ तो जीरो आ रहा है। तो उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चलो देखते हैं। उस केस में पहले मेरा एफ ऑफ डी क्या होगा, चलो देखते हैं। उस केस में मेरा एफ ऑफ डी बन जाएगा डी माइनस ए होल रेज टू आर इंटू फाई ऑफ डी, वेयर फाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो मेरा फाई ऑफ ए होगा जीरो नहीं होगा, और यहाँ पे भी सिमिलरली फाई ऑफ ए ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y ऑफ p इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस ए होल रेज टू आर इंटू फाई ऑफ डी इंटू ई रेज टू ए एक्स, विच इज इक्वल टू जितने बार डी माइनस ए की पावर होंगे, मतलब डी माइनस ए की जो भी पावर होगा वो बन जाएगा मेरा एक्स की पावर डिवाइडेड बाई उस पावर की फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू ए एक्स अपॉन फाई ऑफ ए। ये हो जाएगा मेरा सोल्यूशन। अगर बार बार जीरो हो रहा है मेरा एफ ऑफ ए ये इस तरह की सोल्यूशन करने के बाद भी, तो इस केस में ये वाला हो जाएगा मेरा सोल्यूशन, राइट। ये था कोरोलरी की केस 2। ओके, फर्स्ट केस पढ़ा हमने, कोरोलरी में एक कोरोलरी, सेकंड कोरोलरी 2 पढ़ा और केस 1 ही पढ़ा है, राइट। अभी चलो एक नोट देखते हैं, नोट में क्या लिखा गया है, चलो देखते हैं। इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी, वहाँ पे मेरा आर ऑफ एक्स क्या था? ओनली ई रेज टू ए एक्स था। अगर सपोज कर लो मेरा जो आर ऑफ एक्स है वो क्या है? ई रेज टू ए एक्स प्लस बी है। तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? जैसे मेरा ई रेज टू ए एक्स के केस में फॉर्मूला था वैसा ही रहेगा, बस ई के पावर में बी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है? ओनली कॉन्स्टेंट बी है, तो बस हमें यहाँ पे ई के पावर में एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट बी ही लगाना पड़ेगा, और कोई फॉर्मूला में चेंजेस नहीं होगा। जैसे आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स था, उस केस में जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते थे उस केस में जो भी फॉर्मूला था यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ई रेज टू ए एक्स प्लस बी लिखा है, और यहाँ पे जहाँ पे ई रेज टू ए एक्स है वहाँ पे हमें क्या लिख देना है? ई रेज टू एक्स प्लस बी लिख देना है, बस यही डिफरेंस है यहाँ पे। तो फिर भी पढ़ लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ वाई ऑफ पी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ ए इंटू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी, राइट। ये था नोट, जैसे ई रेज टू एक्स के लिए था, ये ई रेज टू एक्स प्लस बी के लिए है, और यहाँ पे जो कंस्टेंट बी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, राइट। चलो एक एग्जाम्पल की तरह हम पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरा क्लियर भी हो जाएंगे। चलो देखते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 12y इज इक्वल टू ई रेज टू 6x। मुझे क्वेश्चन क्या दिया गया है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 12y विच इज इक्वल टू ई रेज टू 6x, राइट। तो मेरा यहाँ पे आर ऑफ एक्स क्या दिया गया है? ई रेज टू 6x दिया गया है, जो कि मेरा केस 1 वाला फॉर्मेट है। अगर मेरा आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स की फॉर्मेट में है तो तभी जाके मैं उसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा था वहाँ पे ऊपर, राइट। तो यहाँ पे मुझे ए क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे मुझे ए मिल जाएगी 6, क्योंकि ए एक्स था और यहाँ पे 6x है, तो एक ही जगह पे मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है? 6 मिल गया है। चलो उसको सॉल्व करने के लिए कहा है। सॉल्व करना मतलब क्या करना होता है? जनरल सोल्यूशन फाइंड करना। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल ही ओनली फाइंड करना होता तो लिखा होता है यहाँ पे फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं, मतलब जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। पर जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था? कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, आफ्टर दैट वी विल फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। For complementary function we have to convert non homogeneous equation into homogeneous equation, right। तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा? homogeneous equation में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? बस आर ऑफ एक्स ई रेज टू 6x की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है? यहाँ पे 0 पुट कर देना है। चलो देखते हैं कैसे करना है। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑक्जुलरी इक्वेशन क्या लिख दिया है? m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्मॉल डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ही होता है, कैपिटल डी होता है, राइट। इसलिए डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू 6x मिला है। और मैं कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन के केस में मुझे ऑक्जुलरी इक्वेशन को 0 के साथ इक्वल करके सोल्यूशन फाइंड करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे m की 2 वैल्यू मिला है, एक 3 मिला है, एक -4 मिला है।
जो कि क्या मिल गया है मुझे, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिला है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन वाई सी विच इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेस टू 3x प्लस c2 इंटू ई रेस टू -4x। आप चाहो तो m1 को -4 ले सकते हो और m2 को 3 ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बस मैंने यहाँ पे m1 को 3 लिया है एंड m2 को -4 ले लिया है, राइट। और मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन मिल गया है। जो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन है। अभी चलो फाइंड करेंगे क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, चलो देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा। देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी विच इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू आर एक्स। और क्वेश्चन में मेरा f(d) क्या है, d² प्लस d माइनस 12 है, इसलिए मैंने f(d) की जगह पे क्या लिख दिया है, d² प्लस d माइनस 12, राइट। और मेरा यहाँ पे r(x) क्या था, e⁻⁶x था। अब देखो चेक करते हैं f(d) में d की जगह पे a पुट करके चेक करते हैं क्या मेरा f(a) 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 0 नहीं होगा तभी जाके मैं वो फर्स्ट वाला फार्मूला पुट कर सकती हूँ। अगर 0 हो रहा है तो मैं सेकंड वाला फार्मूला पुट करूँगी, फर्स्ट वाला फार्मूला पुट नहीं कर सकती। तो मेरा यहाँ पे a क्या है, मेरा यहाँ पे a मेरा 6 है, राइट। तो d² की जगह पे मैं 6² प्लस d की जगह पे 6 माइनस 12 कर दूँगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 30, जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, राइट। तो मैं फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। और फर्स्ट वाला फार्मूला में क्या था कि 1/f(a) इंटू e⁻⁶x, सिर्फ d की जगह पे a पुट कर देना है। और a मुझे यहाँ पे 6 मिला है, सो जहाँ पे d लिखा गया होगा वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँगी, 6 पुट कर दूँगी। ये सोल्यूशन की मैंने दो फॉर्मेट में किया है। पहले मैंने क्या किया है, d² प्लस d माइनस 12 को दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करके d की जगह पे वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाइड कर दिया है। और दूसरी पार्ट में मैंने क्या किया है, डायरेक्ट d के जगह पे 6 पुट करके सोल्यूशन फाइंड कर दिया है। और दोनों केस में ही मुझे इक्वल सोल्यूशन मिले हैं, राइट। दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इन केस ऑफ e⁻⁴x, राइट। ये था मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी मुझे क्या मिला, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। पहले क्या मिला था, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन मिल गया था, राइट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन GS विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इट मीन्स दैट YP प्लस YC या YC प्लस YP। तो YC मतलब कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन में जो भी सोल्यूशन आया है और पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो भी सोल्यूशन आया है उन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपली ऐड कर दिया यहाँ पे। तो देखो क्या मिल गया, c1 e⁻3x प्लस c2 e⁻4x प्लस 1/30 e⁻6x, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। यहाँ पे मेरा c1 एंड c2 क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है। चलो अभी जैसे हमने एग्जाम्पल 1 किया, चलो कोई दूसरा एक सेकेंड एग्जाम्पल करते, कोई अलग फार्मूला के ऊपर बेस करके। चलो देखते हैं क्या है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया गया है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x यहाँ पे मेरा क्या है, r(x) है, साइन हाइपरबोलिक x। एंड f(d) मेरा यहाँ पे क्या है, d² प्लस 2d प्लस 2 जो है वो मेरा क्या है, f(d) है। और क्या फाइंड करने के लिए कहा है, डायरेक्टली पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए कहा है, राइट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल YP फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/f(d) इंटू r(x), राइट। एक बार ये फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद चेक करेंगे r(x) मेरा क्या है। r(x) मेरा क्या है, साइन हाइपरबोलिक x। और हमें पता है साइन हाइपरबोलिक x की फॉर्मूला क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, क्योंकि साइन कॉस की तो मैंने अभी तक एक्सपोनेंशियल मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, राइट। तो यहाँ पे जब साइन हाइपरबोलिक x है तो मैं डायरेक्टली साइन हाइपरबोलिक x की तो फॉर्मूला नहीं लिख सकती। तो क्योंकि अभी तक हमें साइन हाइपरबोलिक x की पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में फॉर्मूला नहीं पता है, तो मुझे साइन हाइपरबोलिक x को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट साइन हाइपरबोलिक फंक्शन साइन h(x) विच इज इक्वल टू e⁻x माइनस e⁻x अपॉन 2। बस मैंने साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे क्या पुट कर दिया है, e⁻x माइनस e⁻x अपॉन 2 पुट कर दिया है, राइट। अब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे जो हाफ था वो कांस्टेंट था, मैंने कॉमनली उसको बाहर ले लिया है हाफ को, राइट। एंड 1/d² प्लस 2d प्लस 2 को मैंने e⁻x के साथ भी लिख दिया है एंड e⁻x के साथ भी अलग अलग टर्म करके लिख दिया है, राइट। अब मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे मेरा a क्या है। तो फर्स्ट वाले टर्म में मेरा a है 1 एंड सेकेंड वाले टर्म में मेरा a है -1। इन बोथ केसेस मेरा f(d) क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, इन बोथ केसेस मेरा f(d) क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, राइट।
तो मैं डायरेक्टली डी की जगह पे क्या पुट कर दूँगी, ए पुट कर दूँगी। तो ई रेस टू एक्स के केस में मुझे ए क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो डी की जगह पे मैं 1 पुट कर दूँगी, 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2, जो कि मिल जाएगा मुझे ई रेस टू एक्स प्लस 5। सिमिलरली सेकेंड फेज में ई रेस टू माइनस एक्स में मुझे ए क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। सिंपली जहाँ पे डी लिखा हुआ है वहाँ पे मैं -1 पुट कर दूँगी, जो कि मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और उसको टोटली सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पे, और जो कि मुझे क्या मिला है यहाँ पे ई रेस टू एक्स अपॉन 10 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 मिला है। ये था मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, अभी चलो दूसरा और एक एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है, चलो देखते हैं। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इंटू वाई विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरा आर एक्स क्या है, मेरा यहाँ पे भी आर एक्स मेरा ई रेस टू एक्स है, राइट। तो मेरा ई रेस टू एक्स है यहाँ पे आर एक्स, और मेरा एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3। और मुझे क्या फाइंड करने के लिए कहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए कहा है, राइट। तो हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू आर एक्स, राइट। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ई रेस टू एक्स में ए की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे ई रेस टू एक्स में ए की वैल्यू क्या है, मेरा 1 है, राइट। तो एट 1 मेरा एफ ऑफ डी 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चलो चेक करते हैं। देखो, मैं जब यहाँ पे डी के जगह पे 1 पुट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 में मैं डी की जगह पे अगर मैं 1 पुट कर दूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, राइट। तो मुझे अभी कौन सा वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, कोरोलरी वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 को फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और 2 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस, डी प्लस 3 इंटू डी माइनस 1, राइट। देखो, फाई ऑफ डी मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, डी प्लस 3 ले लिया है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा फॉर्मूला में क्या था कि जो मेरा फाई ऑफ डी होगा ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। जो मेरा फाई ऑफ डी होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब मैं डी की जगह पे ये पुट करूँगी ना तो मेरा फाई ऑफ डी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे 2 टर्म है, एक डी प्लस 3 है एंड डी माइनस 1 है। सपोज कर लो मैं फर्स्ट फाई ऑफ डी क्या ले लेती हूँ, फाई ऑफ डी ले लेती हूँ डी माइनस 1। जब मैं डी माइनस 1 में डी की जगह पे 1 पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। पर क्वेश्चन के हिसाब से मेरा फाई ऑफ ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो डी माइनस 1 को मैं फाई ऑफ डी नहीं ले सकती। तो अभी मेरे पास बाकी बचा कौन है फाई ऑफ डी लेने के लिए, डी प्लस 3। और डी प्लस 3 में डी के जगह पे आप 1 पुट कर दो तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट। तो मेरा फाई ऑफ डी मैंने यहाँ पे इसीलिए ले लिया है डी प्लस 3, राइट। तो फाई ऑफ डी मिल गया। अब डी माइनस 1 जैसा था वैसा रहने देते हैं। और डी माइनस 1 मतलब क्या है, यहाँ पे डी माइनस 1 जो है वो मेरा क्या है, डी माइनस ए है। और उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक्स इंटू ई रेस टू ए एक्स अपॉन फाई ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूँगी, ऊपर क्या लगा दूँगी, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, क्या लगा दूँगी अभी, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन फाई ऑफ ए। मतलब क्या है, फाई ऑफ डी में डी के जगह पे ए पुट कर दूंगी। और मेरा यहाँ पे ए क्या है, ए मेरा यहाँ पे 1 है। इट मीन्स दैट मैं डी के जगह पे 1 पुट कर दूंगी। जो भी मुझे सोल्यूशन मिलेगा वो बस मैं नीचे लिख दूंगी। देखो यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया है एक्स इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन फाई ऑफ ए। और फाई ऑफ ए यहाँ पे मुझे क्या मिला है, 4 मिला है। इसलिए एक्स इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन 4 जो आया है वो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पता चला कैसे किया हमने। और यहाँ पे डी प्लस 3 में मैंने डी की जगह पे 1 पुट करके 4 लिख दिया है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। मैंने तो डायरेक्टली यहाँ पे फाई ऑफ डी में ए की जगह पे 1 पुट करके 4 बोल दिया, वो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन करके लिखा है। तो ये था बाजू में उसकी फॉर्मूला और ये था उसकी सोल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।